21 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा और ठीक उससे पहले आज से एक सप्ताह का योग सप्ताह शुरू किया गया। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, तमाम सरकारी लोग हैं, वो योग करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ वो लोगों को भी जो है योग के प्रति जो है जागरूक करेंगे। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तमाम बड़ा आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना, इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री जो है दयाशंकर मिश्र दयालु मौजूद रहे। दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा पिछले 9 सालों में जिस तरह से योग को लेकर के लोग जागरूक हुए, कहीं ना कहीं विश्व पटल पर कहीं ना कहीं एक इतिहास रचा गया। निश्चित तौर पर 21 तारीख को जब योग दिवस होगा तो लाखों की संख्या में एक साथ लोग योग करते हुए दिखाई देंगे। 21 जून को पूरे देश लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और 24 को लेकर रणनीतियां हों, उसको लेकर लगातार बैठकें और चर्चाओं का दौर जारी है। आपको बता दें 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे पर अब समाजवादी पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि 80 की 80 सीटों पर पूरी जो है कोशिश के साथ पूरे अच्छे तरीके से जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर टक्कर दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूर्ण होने को लेकर सिद्धार्थनगर ज़िले में लगातार मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। सिद्धार्थनगर ज़िले में आज प्रदेश सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री सिद्धार्थनगर ज़िले में पहुंचे। सिद्धार्थनगर ज़िले के 3 विधानसभाओं में आयोजित लाभार्थी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। लाभार्थी कार्यक्रम में आए लाभार्थियों को उन्होंने संबोधित करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो लाभार्थी सम्मेलन है उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो भी लाभार्थी हैं, जब यहाँ सरकार की योजनाओं के बारे में उनको बताया जाएगा तो अपने गांव घर में जाकर जो सरकार की योजनाएं हैं, आयुष्मान है, फ्री राशन है, उज्ज्वला योजना है, ये सारी योजनाएं और लोगों को बताएंगे तो जो लोग लाभ लेना चाहते हैं, अभी तक लाभ नहीं पाए हैं, उससे वो प्रेरित होंगे। साथ ही साथ जो है प्रदेश सरकार में मंत्री AK शर्मा ने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला है। कहा है कि अब तक जो 70 सालों में कोई विकास नहीं हुआ था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इन 9 सालों में विकास हुआ है। लखीमपुर खीरी के दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री के सामने महिला ने ग्राम प्रधान को बताया चरित्रहीन। आपको बता दें लखीमपुर खीरी के दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे, जहां वह ग्राम मुड़िया खेड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा कई ग्राम प्रधान भी मौजूद थे। जल शक्ति मंत्री ने ग्रामीणों से तमाम सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने एक ग्राम प्रधान का परिचय कराते हुए महिला से कई सवाल किए। इस दौरान महिला ने कहा कि यह जो ग्राम प्रधान है ये गांव के चरित्रहीन व्यक्ति हैं। यह बात सुनकर ग्राम प्रधान को चरित्र बताए जाने पर जहां भाजपा कार्यकर्ता अचंभित हो गए, वहां जल शक्ति मंत्री भी सदमे में आ गए। फिलहाल यह घटना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। मकसद साफ है, इरादे नेक हैं, फिर भी ना बताने की कोशिश है। ये कहावत होती सिंचाई विभाग की, जहां पर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया जाता है, यानी कि कर्मचारियों को आने जाने की पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाती है। पाबंदी इसलिए लगा दी जाती है कि स्थानांतरण नीति लागू हो चुकी है और अगले 30 तारीख तक लगातार स्थानांतरण होते रहेंगे। ऐसे में सिंचाई विभाग एक अनोखी पहल कर रहा है। सबसे पहले अपने सभी गेटों पर उसने ताला लगा दिया, उसके बाद कर्मचारियों को आने जाने से भी रोक लगा दी है। ये रोक इसलिए लगाई गई है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में कोई देरी ना हो, यानी कि कोई भी मंत्री, कोई विधायक अचानक पहुंच करके छापा ना मार सके, जिससे कि उनके जो अंदर के राज छुपे हैं वो राज खुल सके। ऐसे में गेट पे ताला लगाने का उनका मकसद है कि सिर्फ साफ है कि किसी को अंदर ही अंदर कानो कान किसी को खबर न चले और अंदर ही अंदर उनके चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता काम करते रहें। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। प्रयागराज में जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की सील दुकान को एक बार फिर से संचालित करने का मामला न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता के साथ उठाया था।
मामला उठने के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी हरकत में आई और एक बार फिर से गुड्डू मुस्लिम की प्रॉपर्टी को सील किया गया है। आपको बताते चले कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गुड्डू मुस्लिम की चिकन शॉप को सील किया गया था। कुछ समय बीतने के बाद एक बार फिर से वो दुकान खोली गई थी। जब इसकी जानकारी न्यूज़ वन इंडिया को हुई तो न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था। खबर चलने के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी हरकत में आई और गुड्डू मुस्लिम की दुकान को फिर से सील कर दिया है। गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए तो 5 लाख का इनामिया गुड्डू मुस्लिम अभी भी प्रयागराज और यूपी एसटीएफ की गिरफ्त से दूर है। अब देखना होगा कि गुड्डू मुस्लिम को प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ कब तक गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि ये बड़ा सवाल लगातार प्रयागराज की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एटीएस से पूछ रही है। मुखर्जी नगर को आईएएस और आईपीएस बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है, लेकिन शायद अब ये फैक्ट्री भी सुरक्षित नहीं है। आज मुखर्जी नगर के एक बिल्डिंग में आग लगी जहां पे कोचिंग का संचालन चल रहा था। इस दौरान कई छात्र छात्राएं रस्सी के माध्यम से खिड़की के से नीचे कहीं न कहीं उतरे और इस दौरान तमाम छात्रों का ये आरोप रहा कि जो दमकल कर्मी है या जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो कहीं न कहीं काफ़ी लेट पहुँची, करीब आधे घंटे बाद पहुँची। कई छात्रों का कहना था कि करीब 1 घंटे बाद पहुँची। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी की भी हताहत होने की उस तरीके से खबरें नहीं आई, लेकिन कई जो छात्र हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की, पूरी मदद की, नीचे गद्दे हमने डाले, यहाँ तक कि अपने जो बैग से जो हम पढ़ने जाते हैं हमने देखा कि छात्र जब ऊपर से उतर रहे हैं, कई छात्र गिर रहे हैं, तो हमने उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया। यहाँ तक कि छात्र कह रहे हैं कि हमने बोतल के माध्यम से भी आग को बुझाने का प्रयास किया। तो पूरी तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अभी भी सवाल बड़े हैं कि क्या इस बिल्डिंग का फायर एनओसी है या नहीं है। फिलहाल जो डीसीपी हैं यहाँ के, उनका सीधे तौर पे कहना है कि मामले की जांच होगी और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। मुखर्जी नगर को राजस्थान के बाड़ी में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां बाड़ी से विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा और बसीड़ी से विधायक हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जी, जिन्होंने एक संयुक्त सभा का आयोजन किया गया। जहां राजस्थान की धरती के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ये राजस्थान का आखिरी छोर है, जहां बाड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां से हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। जहां बेशकीमती, चाहे वो रोडों की बात की जाए, आकाश की काम की जाए, जहां राजस्थान में सब्सिडी के लिए सिलेंडर दिया जाए, चाहे 100 यूनिट बिजली भी फ्री दी गई है। वहीं मंच से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हर गरीब को इसका हक मिलेगा। रेलवे हेरिटेज पार्क इस समय शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कुछ ही दिनों बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जो टेंडर की राशि है 84 लाख रुपए में 5 साल के लिए रेलवे मंडल ने इसे लीज पर दिया गया है। पूरी तरह से कोच रेस्टोरेंट पार्क तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन बाद यहाँ पर अनेकों तरह के यहाँ पर व्यंजन देखने को मिलेंगे। बताया जा रहा है यूपी में पहला एक ऐसा कोच रेस्टोरेंट तरह का एक यहाँ पर रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है, जो काफ़ी लोग इसे काफ़ी दूर देर से देखने आते हैं और ये इस लोगों की उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द इसे शुरू हो और लजीज व्यंजनों का यहाँ से आनंद लिया जा सके। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये इसे रेस्टोरेंट कब शुरुआत होगी और इसके व्यंजनों का किस प्रकार का स्वाद रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहराइच में जिला प्रशासन संभावित बाढ़ को लेकर एक्टिव मूड में है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जहां संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और तटबंधों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया है, वहीं उन्होंने कटान और बाढ़ प्रभावित गांवों में जाकर लोगों से बाढ़ के संबंध में उनके अनुभव प्राप्त किए हैं और उस दौरान उन्हें होने वाली समस्याओं के बारे में जाना है। उन्होंने एक नई कवायद शुरू की है कि जो बाढ़ प्रभावित जो ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों के सचिव, लेखपाल और तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि बाढ़ के दौरान होने वाले कटान रोधी कार्यों को मनरेगा के जरिए कराया जा सके। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी और ड्रेनेज खंड के अभियंताओं द्वारा उन जो कटान प्रभावित गाँव हैं, उनके सचिव, लेखपाल और तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो मनरेगा के तहत कटान रोधी कार्यों को सुनिश्चित कर सके। साथ ही जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वो बाढ़ के दौरान जो बाढ़ और कटान पीड़ित है उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वो बाढ़ शरणार्थियों
बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर ले, उसे सुनिश्चित कर ले, उसे व्यवस्थित कर लिया जाए। साथ ही नावों की मरम्मत कराकर उन्हें बाढ़ से पूर्व तैयार कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो हैंडपंप लगे हुए हैं उनके प्लेटफार्मों को ऊंचा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बाढ़ के दौरान किसी बाढ़ पीड़ित को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। गोंडा डीएम के एक्शन से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है। गोंडा में नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के द्वारा शत्रु संपत्ति की जमीन पर मकान कब्जा करके वहां पे मकान बनाया गया था, जिसको लेकर के 27 फरवरी को आदेश हुआ था खाली कराने का, जिसको लगभग 4 महीने से प्रशासन दबाए बैठा था। गोंडा के डीएम उज्जवल कुमार का स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण होने के बाद में नवागत जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने कार्यभार जैसे ही संभाला, उसी के तीसरे दिन कल देर शाम अवैध कब्जेदारी को खाली कराया गया है और वहां पे प्रशासन का कब्जा हुआ है। जिस तरीके से गोंडा डीएम ने कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखी हैं, उससे अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के रकाबगंज का पूरा मामला में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के शहर विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने एक कार्यक्रम में बताया कि मोदी सरकार सफल सरकारों में रही है और उसके 9 साल बाकी में बेमिसाल रहे हैं। 157 करोड़ रुपए की जो पेयजल योजना थी, जो सीवर योजना थी, उसमें आजम खान ने उसमें गड़बड़ी की है, जो ब्लॉक हो चुकी है लाइनें, उनकी जांच चल रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सब बातें आकाश कुमार सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और विकास की नैया बहा रहे हैं। आने वाले समय में 2024 की जो रूपरेखा है उसकी तैयारी में उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने विकास कराया है, बिना भेदभाव के लोगों तक राशन पहुंचाया है, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम किए हैं। इसको देखते हुए जनता 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी, मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री। जब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर कादीपुर कोतवाली के अंतर्गत स्थित सूरजपुर रोड पर आज घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। नित्य की भांति बिंदेलाल अपनी दुकान पर सराफा की दुकान में बैठा हुआ था, तो वहीं पर 4 बदमाश उसकी दुकान पर आधम के और कट्टे के बट से प्रहार कर दिया। वो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा और बदमाश इसके बाद मौके से फरार हो गए। बिंदेलाल ने जब स्थानीय लोगों की मदद से जब बिंदेलाल को सीसी पहुँचाया गया तो बिंदेलाल ने बताया कि ऊपर कट्टे से बट से प्रहार किया गया है और मूर्छित होकर गिर पड़ा है और उसकी दुकान से सोना और चांदी लूट लिया गया है। वहीं जब इस बाबत पुलिस से बात की गई तो सीओ कादीपुर ने बताया कि जिस तरह से मामला प्रकाश में आया है उसको संज्ञान में ले लिया गया है और लूट की तहरीर प्राप्त की गई है, लेकिन प्रथम दृष्टया भी लूट स्पष्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है। हम इसकी सघनता से जांच कर रहे हैं और जैसा भी होगा इसको हम जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे। कुशीनगर में आज आग से झुलसने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मौत की जानकारी होने पर तत्काल जिले के जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटे और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। साथ ही इस घटना की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद दुख व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिलाने की बात कही है। इधर 100 को मर्चरी हाउस लाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के रामकोला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के उर्दहा का है, जहां पर बीती रात लगभग 12:30 बजे नौमी के परिवार में सब लोग सो रहे थे। इसी दौरान उनके घर में अचानक अज्ञात कारण से आग लग गई और आग लगने से नौमी की पत्नी के अलावा 5 अन्य बच्चे भी जलकर बुरी तरह राख हो गए और इस घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोग किसी तरह से मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाने के प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। हालांकि जब इसकी जानकारी डीएम और एसपी को हुई तो मौके पर जिलाधिकारी रमेश रंजन व पुलिस अधीक्षक धौल जायसवाल के साथ साथ जिले के प्रशासनिक अमला पहुंचकर राहत बचाव में जुट गए और किसी तरह से राहत बचाव किया गया। हालांकि इस घटना में नौमी की पत्नी के अलावा उसके 5 बच्चे भी जल गए, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई और मौत के वजह से सारे परिवार में मातम छाया हुआ है। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा सभी 100 को जिला अस्पताल स्थित मर्चरी हाउस में लाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक परिवार के प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिलाने की बात कही है। अमेठी में आरिफ के सारस की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि वही
दूसरा सारस भी चंदन पांडे को घायल अवस्था में मिल गया। और हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के साहजीपुर गांव का है, जहां पर चंदन पांडे अपने बाग की तरफ घूम रहे थे कि उन्हें घायल अवस्था में एक सारस दिखाई पड़ा, जिन्हें कुत्ते दौड़ा रहे थे। चंदन पांडे सारस के पास पहुंचे और कुत्तों को खदेड़ करके सारस के ऊपर हाथ फेरा तो सारस वहीं थम गया और चंदन पांडे सारस को उठा करके अपने घर लाए और वहां पर उनको 5 दिन तक उसका इलाज किया, जिसके बाद फिर यह मामला मीडिया में सुर्खियों में आया। मीडिया में आने के बाद वन विभाग की टीम साहजीपुर गांव पहुंची और सारस को अपने साथ ले गई। वहीं जब वन विभाग की टीम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सारस को हम ले जा रहे हैं, पहले मुख्यालय पर सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, उसके बाद पंछी विहार को ले जा करके हम इसे शिफ्ट करवा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से राजपंछी सारस की अमेठी में लगातार चर्चा होती रही और अभी कुछ महीने पहले ही आरिफ को सारस मिला था, जिसकी गूंज अमेठी से लेकर के लखनऊ तक गूंजी थी, वहीं आज 5 दिन पहले चंदन पांडे को भी सारस मिला, घायल अवस्था में मिला। और वन विभाग की टीम को जानकारी होने के बाद वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई और पंछी विहार छोड़ने की बात कर रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरह से आरिफ की चर्चा हुई थी और सारस की, क्या चंदन पांडे और इस सारस की क्या चर्चाएं होंगी। लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। ये किसान सम्मान निधि को लेकर किसानों से 500 रुपया वसूल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, किसी भी भ्रष्टाचारी को, रिश्वतखोर को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी लेखपाल लोग बाज नहीं आ रहे हैं। एक जिला बदायूं के बिसौली तहसील पे तैनात है लेखपाल, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें लेखपाल साहब देखा जा सकता है 500 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं किसान सम्मान निधि को लेकर। किसानों की मेन कड़ी होती है किसान लेखपाल ही सबसे मेन कड़ी है किसान के जुड़े होने से, उसी का फायदा उठाते हैं लेखपाल लोग। ये बिना रिश्वत के कोई भी कार्य नहीं करते। एक और सूचना मिल रही है, एंटी करप्शन टीम ने आज 2 लेखपालों को रंगे हाथन पकड़ा है। लगातार लेखपालों की वीडियो वायरल होती है रिश्वत की, उसके बावजूद अभी तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार प्रशासन इतना सख्त है, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती, बहुत ही बड़ा सवाल है। एंटी करप्शन टीम ने 2 लेखपालों को रंगे हाथन रिश्वत लेके पकड़ा है, लेकिन जिसकी वीडियो वायरल हो रही है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमीरपुर पुलिस ने एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर रुपए निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह लोग पिछले कई वर्षों से एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर रुपए निकालने का काम कर रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, जिसमें से 2 अभियुक्त मौके से भाग निकले। पकड़े गए अभियुक्तों के साथ के पास से पुलिस को नकदी सहित एटीएम और आधार कार्ड चोरी किए गए कई सामान भी बरामद किया है पुलिस ने। पकड़े गए व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और भागे हुए 2 व्यक्तियों को अभी भी पुलिस छानबीन पर जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा जिस तरह से क्लीन स्वीप जारी है और वहीं जिस तरह से अपराधियों के अंदर भय व्यापक है, उसकी कहीं ना कहीं से तारीफ रायबरेली के पुलिस अधीक्षक की ज़रूर करनी होगी। ताज़ा मामला रायबरेली के मिल एरिया के रतापुर चौराहे का बताया जा रहा है, जहां मिल एरिया पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करों को धर दबोचा है और इनके पास से तकरीबन 1 कुंटल गांजा, जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपए आकी जा रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये गांजा तस्कर उड़ीसा राज्य से गांजा लेकर आते थे और रायबरेली में सप्लाई करते थे। फिलहाल मौके से एक अपराधी जरूर फरार हो गया है अभियुक्त, और उस अभियुक्त को पकड़ने के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है और उस अपराधी की खोजबीन के लिए टीम को गठित भी कर दिया गया है। अगर ये अपराधी पकड़ा जाता है तो बड़े राज खुलेंगे और वो लोग सामने आएंगे जो गांजे की सप्लाई रायबरेली में करते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये समय कितना लगता है और अपराधी कब पकड़ा जाता है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के मांडला गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने देवर के प्यार में अंधी होकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया।
और मौत के घाट उतारने के बाद अपने पति का शव अपने ही निर्माणाधीन मकान में एक गड्ढे में दबा दिया। पुलिस को जब शक हुआ, उसके बाद पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की, तब ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके देवर जिन्होंने कत्ल किया था, दोनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई कर रही है। सीतापुर के तंबौर में आज एक युवती का शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया और 5 दिन पहले भी सीतापुर के तंबौर में एक युवती का शव पेड़ से लटकता पाया गया था। आज वाली घटना की अगर बात करें तो परिजनों का आरोप है कि लड़की का चाचा उसके साथ अपने साथ ले जाने का दबाव बना रहा था। कई बार उसकी पिटाई भी कर चुका था। इससे क्षुब्ध जाकर लड़की ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वहीं पुलिस का कहना है कि जो 5 दिन पहले घटना हुई थी उस मामले में भी लड़की ने आत्महत्या की थी, लेकिन परिजनों के दबाव में उसने हत्या का मुकदमा लिखा था। हालांकि रेप की आरोप की बात भी सामने आई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि रेप के मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सीतापुर जिले के तंबौर में लगातार नाबालिग युवतियों के द्वारा आत्महत्याओं का जो सिलसिला है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। ऐसा क्या दबाव बन रहा है कि युवतियों को आत्महत्या करने का जैसा कदम उठाना पड़ रहा है, पेड़ से लटक कर वो जान दे रही हैं। इन सब बातों को लेकर सीतापुर पुलिस फिलहाल सवालों के घेरे में है और वहीं पुलिस का कहना है कि सभी मामलों में जांच चल रही है और जो आरोपी हैं और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। छत्रपति संभाजीनगर के गंगापुर पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी तैनात है जिनका नाम है साईनाथ गीते। इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसके तहत ये अपने गुर्गों के साथ मिलकर लोगों को फंसाने का काम करते हैं। इस मामले में एक रिवॉल्वर की खरीदी बिक्री का व्यवहार है जिसके चलते किसी को गिरफ्तार करके उसको बचाने के एवज में 8 से 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी ये साईनाथ गीते जब छत्रपति संभाजीनगर के मुकेंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में तैनात थे उस वक्त भी इन्होंने ऐसे एक परिवार के घर में दारू प्लान करके उनसे पैसे की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर उनके ऊपर उन्हें केस दायर किया था। पिछले साल भी एक ऐसा ही मामला था जहां अजिंक्य ठोकर नाम के बंदे को ऐसे ही मामले में फंसा गया था। जैसे इसकी भनक गंगापुर के लोगों को पड़ती है, वहां पे मनसे हो या राष्ट्रवादी हो या आगे आते हैं और इस भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन। बागपत जनपद की खेकड़ा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश के गोली लगने से घायल हुआ है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है जिसका इलाज बागपत के जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सुबह चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसमें एक सिपाही भी घायल हुआ है जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शाहिद जो लोनी का रहने वाला है, जिस पर 10,000 का इनाम है और दर्जन भर से उस पर मुकदमे हैं, इसके साथ आज पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान उसके साथी को भी गोली लगी है जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और जो उसके साथी हैं और मौके से फरार हो गए हैं। अब देखना है कि पुलिस जो उसके साथी हैं कब उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है।